पिछली वीडियो में दक्षिण अमेरिका की बेसिक जानकारी हमने आपको दे दी थी और आज हम दक्षिण अमेरिका के भौतिक विभाजन के बारे में बात करेंगे। और आपने पिछली वीडियो में भरपूर सहयोग दिया है और आपसे अपेक्षा की जाएगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों के बीच में इसे शेयर करेंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो का लाभ मिल सके। चलिए आज हम दक्षिण अमेरिका के भौतिक विभाजन के बारे में चर्चा करते हैं। तो कुछ चीज़ें राजधानियों के बारे में मैंने आपको बताया था। कुछ फैक्ट जो छूट गए थे उसको आज हम कवर कर ले रहे हैं। अच्छा, एक बार ओवरव्यू हम दे रहे हैं कौन सा देश कहां पर स्थित है, क्योंकि इसमें हमने देशों का नाम मेंशन नहीं किया है कि और उसकी बाउंड्री बना दी है। तो चलिए यहां से देख लेते हैं। ये है कोलंबिया। कोलंबिया के पूर्व में जाते हैं तो ये है वेनेजुएला। वेनेजुएला के पूर्व में जाते हैं तो ये है ये है गुयाना। गुयाना के पूर्व में सूरीनाम, फिर फ्रेंच गुयाना। अब कोलंबिया के दक्षिण में आएंगे तो ये है इक्वेडोर, ये है पेरू, ये है बोलीविया, पराग्वे, उरुग्वे, अर्जेंटीना, चिली और ब्राजील। अब वेनेजुएला की राजधानी यहाँ पे है कराकस। वेनेजुएला की राजधानी यहाँ पे है कराकस और ये कराकस दक्षिण अमेरिका की उत्तरतम राजधानी शहर है। इधर राजधानियां बहुत हैं, लेकिन सबसे उत्तर में राजधानी कौन सी है तो कराकस है। सबसे उत्तर में राजधानी शहर कराकस है। अब दक्षिणतम राजधानी शहर अगर हम देखेंगे तो मोंटेवीडियो की राजधानी, उरुग्वे की राजधानी मोंटेवीडियो है। ये दक्षिण अमेरिका की दक्षिणतम राजधानी शहर है। अब एक तथ्य हम और देखते हैं कि जो कोलंबिया है, कोलंबिया का विस्तार आप देखेंगे, इधर प्रशांत महासागर है, इधर अटलांटिक महासागर है। मीन्स पूर्व की ओर आपको मिलेगा अटलांटिक महासागर, पश्चिम की तरफ प्रशांत महासागर मिलेगा और उत्तर में आपको मिलेगा कैरेबियन सागर। और कोलंबिया की सीमा से आप देखेंगे तो एक देश लगा हुआ है, उसका नाम है पनामा। और पनामा कोलंबिया से अलग होता है पनामा नहर के द्वारा। अच्छा, ये पनामा नहर एकदम जस्ट इसी से सट कर है, ये अलग करता है कोलंबिया को, पनामा से अलग करता है और जोड़ता किसको है तो कैरेबियन सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। अब कुछ रेखाएं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं, इनके बारे में भी जान लेना आवश्यक है। एक रेखा है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं। अब भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देती है। उत्तरी भाग को हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। अगर ये पृथ्वी हम मान लें, अगर हम सिंपल वे में अक्षांश की परिभाषा बताएं तो ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो पश्चिम से पूर्व की तरफ जो समांतर रेखाएं खींची गई हैं इसे हम अक्षांश रेखा कहते हैं। अब इसी अक्षांश रेखा में एक रेखा को हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। अब विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा इसलिए कहते हैं क्योंकि यह पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देती है, इसलिए इसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं। अब भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा ये कहां से होकर गुजर रही है, किन किन देशों से होकर गुजर रही है, तो सबसे पहला देश जो पड़ेगा इसका नाम है इक्वेडोर। दूसरा देश जो है ये है कोलंबिया और तीसरा बड़ा सा देश है ये है ब्राजील। तो ECB करके हम इसको याद कर सकते हैं कि भूमध्य रेखा दक्षिण अमेरिका के 3 देशों से होकर गुजरती है, इक्वेडोर, कोलंबिया और ब्राजील। अब 0 डिग्री रेखा, 0 डिग्री अक्षांश के दक्षिण में हम जाएंगे तो 23.5 डिग्री पे जो एक रेखा गुजर रही है दक्षिण अमेरिका के देशों से, इसको बोलते हैं मकर रेखा। अब मकर रेखा देखेंगे हम किन किन देशों से होकर गुजर रही है, तो मकर रेखा सबसे पहले जाती है चिली से, चिली के बाद है अर्जेंटीना, अर्जेंटीना के बाद पराग्वे और पराग्वे के बाद ब्राजील से होकर गुजर रही है।
4 देशों से होकर मकर रेखा गुजर रही है। चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राजील से होकर ये गुजर रही है। अच्छा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, इन दोनों रेखाओं को हम देखेंगे तो दोनों रेखाएं दक्षिण अमेरिका के ब्राजील से होकर गुजर रही। केवल एक देश ब्राजील है जिससे दोनों रेखाएं होकर गुजर रही हैं। दक्षिण अमेरिका का एक ही देश ऐसा है जिससे भूमध्य रेखा और मकर रेखा दोनों होकर गुजर रही है, उस देश का नाम है ब्राजील। अब ब्राजील के बारे में छोटा सा तथ्य यह है कि देखिए, ब्राजील की सीमा दक्षिण अमेरिका के जितने देश हैं लगभग सभी देशों से लग रही है, केवल 2 देशों को छोड़ करके। अब 2 देश आप मैप में देखेंगे तो एक तो इक्वेडोर है और दूसरा चिली है। चिली और इक्वेडोर को छोड़ करके जितने भी देश हैं सबकी सीमा ब्राजील से लग रही है। अब हम चलते हैं दक्षिण अमेरिका के भौतिक विभाजन की ओर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में एक पर्वत श्रृंखला देखिए ऐसे काले रंग से यहां तक आई है। दक्षिण अमेरिका जहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से देखिए काले रंग की एक पट्टी यहां पे आई है, इसको हम बोलते हैं एंडीज पर्वतमाला। अब एंडीज पर्वतमाला की क्या विशेषता है, तो एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। अब एंडीज पर्वतमाला एक वलित पर्वत भी है। वलित पर्वत क्यों है, तो अगर हम इस क्षेत्र को देखेंगे तो इसको बोलते हैं दक्षिण अमेरिकन प्लेट और इसको बोलते हैं प्रशांत महासागरीय प्लेट। अभी प्लेट सिर्फ आप समझ लीजिए, जब हम प्लेट टेक्टोनिक से पढ़ाएंगे तो प्लेटों की चर्चा विस्तृत रूप से करेंगे। ये एक प्लेट है दक्षिण अमेरिकन प्लेट और ये है प्रशांत महासागरीय प्लेट, और ये दोनों प्लेटें इस तरफ आ रही हैं, एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। और जब दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं तो यहाँ पे जो अवसाद जमा था, जब दोनों एक दूसरे के पास आई तो इसमें क्या हुआ, पास आने से वलन हुआ। अब वलन कैसे होता है, जैसे अगर ये पेज है, अब मान लीजिए प्लेट इधर से आ रही है, जब इसको दबाएंगे तो ऐसे उठ जाएगा। अब जो ये देखिए, ये जो फोल्ड हो रहा है, ऐसे इधर से प्लेटें आई, इधर से प्लेटें आई, जब दोनों को एक दूसरे की जगह मिलती हैं तो ऐसे वलन होता है और ऐसे 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 एक आकृति बनती है, इसलिए इसको बोलते हैं वलित पर्वत। अब वलित पर्वत में ये जो ऊपरी पार्ट है ये शिखर कहलाते हैं। तो अब हमें देखना है कि ये जो एंडीज पर्वतमाला है इसका सर्वोच्च शिखर कौन सा है। तो एंडीज पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर आप देखेंगे यहां नीचे, यहां पर चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर है अकांकागुआ। इसका ज्यादातर पार्ट अर्जेंटीना में है, लेकिन अगर आप एटलस में देखेंगे तो चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर आपको दिखाई देगा। ये एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी होने के साथ ही दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। अब अगर ऊपरे, अच्छा एक तथ्य इसमें और है कि एंडीज पर्वतमाला को हम पश्चिमी कार्डिलेरा भी बोलते हैं। अब पश्चिमी क्यों बोलते हैं, तो ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, ये इसका ईस्ट है, ये इसका वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। अब चूंकि ये दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी भाग में पाई जा रही है तो हो गया पश्चिमी। और कार्डिलेरा क्यों कहते हैं, तो ऐसा वलित पर्वत जिसकी पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण भिन्न भिन्न कालखंडों में हुआ हो, एक ही समय में ना हुआ हो, अलग अलग समय में हुआ हो, और उनमें समांतर श्रेणियां पाई जा रही हो, और इन समांतर श्रेणियों के बीच जो घाटियां हैं या अनुदैर्ध्य घाटियां पाई जा रही हो, तो ऐसे पर्वत को हम क्या बोलते हैं, पर्वत श्रृंखला को क्या बोलते हैं, कार्डिलेरा बोलते हैं। अगर हम दक्षिण अमेरिका के जो एंडीज पर्वतमाला है इसका ऊपर से टॉप व्यू देखें तो ऐसे 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 कई पर्वत श्रृंखलाएं समांतर रूप से पाई जाती हैं और इनमें अनुदैर्ध्य घाटियां पाई जाती हैं, इसलिए इसको कार्डिलेरा भी बोलते हैं। अब इनका निर्माण भी एक समय में नहीं हुआ, अलग अलग कालखंडों में हुआ है। अब इसी दक्षिण अमेरिका से सटे हुए कुछ पर्वत हैं, देख लेते हैं। तो इक्वेडोर में जो पहला पर्वत मैंने यहां पे मेंशन किया है इसका नाम है कोटोपेक्सी। तो इक्वेडोर में अवस्थित जो कोटोपेक्सी है यह विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है, सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है, तो कोटोपेक्सी है। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत कोटोपेक्सी है। इस तथ्य को आप
याद कर लीजिए। अच्छा, इसी के नीचे दूसरा पर्वत चिम्बराजो है। अगर पूछा जाए कि इक्वेडोर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो चिम्बराजो है। और पूछा जाए कि विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है तो इक्वेडोर में ही अवस्थित कोटोपेक्सी है। अब इसके नीचे जो दूसरा देश आता है दक्षिण में, इसका नाम क्या है? इसका नाम है पेरू। अब पेरू की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए तो माउंट मिस्टी है। तीसरे नंबर पे मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है, माउंट मिस्टी इसको बोलते हैं। अब हम अगर चले आए इधर अर्जेंटीना में तो चौथे नंबर पे एक पर्वत आपको मिलेगा ओजस डेल सलाडो। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत कोटोपेक्सी है जो यहाँ पे इक्वेडोर में है, लेकिन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत तो अर्जेंटीना में अवस्थित एक पर्वत है जिसका नाम है ओजस डेल सलाडो। तो एंडीज पर्वतमाला के बारे में ये कुछ तथ्य थे जिसको क्रमशः मैंने आपको बता दिया। अब एंडीज पर्वतमाला में ही देखिए, इसी से सटा हुआ बोलीविया में एक पठार आपको मिल रहा है। इसको बोलते हैं बोलीवियन प्लेटू। ये एक अंतरा पर्वतीय पठार है। दो पर्वतों के बीच में जो पठार पाया जाता है, जैसे एक पर्वतीय है, एक पर्वतीय है, अब बीच में ऐसे, अब चूंकि ये मैदान है तो देखिए ये मैदान से तो लगभग 300-500 मीटर ऊंचा होगा और इसकी जो शीर्ष है वो सपाट होना चाहिए। तो ये हो गया क्या? पर्वत पठार हो गया। पर पठार क्या है कि आसपास की भूमि से लगभग 300 से 500 मीटर ऊंचा हो और इसका शीर्ष क्या हो? सपाट हो, तो वो हो जाता है पठार। लेकिन ये क्या है? दो पर्वतों के बीच में अवस्थित है, इसलिए इसको बोलते हैं अंतर पर्वतीय पठार। तो बोलीवियन प्लेट्यू जो है ये अंतर पर्वतीय पठार है। अब इसकी विशेषता क्या है? तो विशेषता ये है कि यहां से टिन और चांदी, दो धात्विक खनिज हैं, टिन और चांदी बहुतायत में यहां से मिलते हैं। इसी के आसपास देखेंगे तो ये पेरू, ये है बोलीविया। अब बोलीविया में देखेंगे तो आप एक झील मिलेगी लेक पोपो। यहां पर एक झील है लेक पोपो। अगर पूछा जाए कि लेक पोपो कहां अवस्थित है तो बोलीविया में अवस्थित है। और इसी पठार में अवस्थित एक झील है लेक टिटिकाका। अच्छा, पोपो झील जो है ये पूरी तरीके से बोलीविया में है, लेकिन लेक टिटिकाका पेरू और बोलीविया की सीमा पर अवस्थित है। और इसके बारे में एक तथ्य जो जानना आवश्यक है कि यह विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित नौगम्य झील है। सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित नौगम्य झील है। जितनी ऊंचाई पर अवस्थित झील है, अगर आप देखेंगे कि क्षोभ मंडल विषुवत रेखा पे लगभग 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। और जैसे जैसे हम प्रति किलोमीटर 165 मीटर की ऊंचाई पे जाते हैं, अगर प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पे जाते हैं तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कमी आती है। ये ऊंचाई पर होने पर भी साल भर यहाँ नाव चलती रहती है। अगर एक फिक्स ऊंचाई पर आप जाते हैं तो धीरे धीरे वहां का मौसम ठंडा हो जाता है और वहां बर्फबारी होने लगती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ हमेशा पानी भरा रहता है और यहाँ पे नाव चलती है, इसलिए इसको बोलते हैं विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौगम्य झील। ये तथ्य आपको याद करके रखना है। अब यहां से अगर हम पूर्व की साइड चलते हैं वेनेजुएला कोलंबिया से, तो यहां आपको दिख रहा होगा एक उच्च भूमि लिखा है ग्वायना उच्च भूमि। तो ग्वायना उच्च भूमि ये पूर्वी उच्च भूमि का विस्तार है। अब पूर्वी उच्च भूमि को ही ब्राजीलियन उच्च भूमि बोलते हैं। ब्राजीलियन उच्च भूमि का ही ये विस्तार है जो किससे अलग होता है तो अमेजन नदी इसको ब्राजीलियन उच्च भूमि से अलग कर देती है। अब इसका विस्तार हम देखेंगे कहां कहां है, तो ये है वेनेजुएला और ये है ग्वायना, ये है सूरीनाम, फ्रेंच ग्वायना और ब्राजील के उत्तर में भी इसका विस्तार पाया जाता है। इससे एक नदी निकलती है जिसका नाम है ओरिनिको नदी। यहां से एक नदी निकलती है ओरिनिको, ऐसे ऐसे जाके यहाँ पे कैरेबियन सी में गिरती है। तो जो ओरिनिको नदी है इसकी सहायक है कैरो नदी, और कैरो नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात पाया जाता है। यह तथ्य भी आपको याद करके रखना है कि ग्वायना उच्च भूमि किस नदी का स्रोत है तो ओरिनिको नदी, और ओरिनिको की सहायक कैरो नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात अवस्थित है। और इसी नदी बेसिन में एक घास का मैदान पाया जाता है।
उस घास के मैदान को हम लानोज कहते हैं। चूंकि यह उष्णकटिबंध में अवस्थित है इसलिए इसको उष्णकटिबंधी घास का मैदान कहते हैं। मतलब उष्णकटिबंधी घास के मैदान के अंतर्गत इसको हम सम्मिलित करते हैं। लानोज क्या है? उष्णकटिबंधी घास का मैदान है। अच्छा देखेंगे अफ्रीका में एक घास का मैदान सवाना पाया जाता है, उसी के समतुल्य है ये लानोज का घास का मैदान। अब अगर हम अच्छा इसी में एक झील है देखेंगे आप वेनेजुएला में एक झील है मराकाइबो। मराकाइबो झील किस लिए फेमस है? तो मराकाइबो झील में खनिज तेल का बृहद भंडार पाया जाता है। और वैसे भी वेनेजुएला और कोलंबिया का जो ये तट है, ये तट जो है यहाँ पे खनिज तेल का पर्याप्त भंडार मिलता है यहाँ पर। अब हम आते हैं ब्राजील में, तो ये है ब्राजीलियन उच्च भूमि। अच्छा गुयाना उच्च भूमि से जब हम दक्षिण की साइड आते हैं तो ये पूरा पार्ट जो है, पूरा पार्ट है, इसे हम बोलते हैं पूर्वी उच्च भूमि या ब्राजीलियन का पठार बोलते हैं। ब्राजील का पठार, इसे दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। इधर वाला पार्ट पूर्वी भाग को हम बोलते हैं ब्राजीलियन उच्च भूमि और इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं मांटो ग्रासो का पठार। अब इसका निर्माण कैसे हुआ है? तो इसका निर्माण लावा के उद्भेदन से हुआ है, ज्वालामुखी क्रिया से। अब मान लीजिए ये सतह है और ज्वालामुखी का उद्गार यहां से होता है, यहां आके लावा ऐसे धीरे धीरे अगर जमा हो जाएगा तो किसका निर्माण हो जाएगा? पठार का निर्माण हो जाएगा। तो ये पूरा महाद्वीपी पठार का भी उदाहरण है। इसको दो भाग में डिवाइड कर दिए, मांटो ग्रासो का पठार और ब्राजीलियन उच्च भूमि। इस वाले पार्ट में आप देखेंगे तो खनिज तत्वों की अधिकता पाई जाती है। मांटो ग्रासो के पठार में लोहे और मैग्नीज की अधिकता पाई जाती है। अब यहाँ पर एक खान है इटाबीरा की खान। तो इटाबीरा की खान से हम लौह अयस्क का उत्पादन करते हैं, जिसकी वजह से ब्राजील में लौह इस्पात उद्योग का विकास हुआ है। अगर इसके पूर्व में हम आते हैं तो ये है ब्राजीलियन उच्च भूमि। अब ब्राजीलियन उच्च भूमि को दो भाग में डिवाइड करती है। यही ब्राजीलियन हाईलैंड से एक नदी निकलती है साओ फ्रांसिस्को, इसको दो भाग में डिवाइड करती है। अब इधर से पूर्वा हवाएं चलती हैं, जिसे व्यापारिक पवन भी कहते हैं। अब पवनों की चर्चा हम पवन के लेक्चर में करेंगे। यहां सिर्फ ये समझिए कि इस क्षेत्र से पूर्वा हवाएं चलती हैं और ये उच्च भूमि है। और जब हवाएं ऊपर उठती हैं, किसी पर्वत या पठार से टकरा के ऊपर उठती हैं और वो ठंडी होती हैं तो वो बरसात करती हैं। लेकिन जब पर्वतों के सहारे वो नीचे उतरती हैं तो वो गर्म हो जाती हैं और अपने साथ ज्यादा से ज्यादा जलवाष्प को इकट्ठा कर लेती हैं, जिससे वर्षण नहीं होता है। तो इस क्षेत्र में जब ये ऊपर उठती हैं तो हवाएं ठंडी होकर वर्षा करती हैं। और चूंकि ये तल ऐसे है तो यहाँ पानी भी नहीं रुकता, इसलिए यहाँ काफी की खेती की जाती है। और काफी के जो बड़े बड़े बागान होते हैं इसको फजेंडा बोलते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब ये उतरती हैं तो कम बारिश होती है, उतनी बारिश नहीं हो पाती है, इसलिए यहाँ घास का मैदान पाया जाता है। जो सवाना तुल्य घास का मैदान है इसे कंपोज बोलते हैं। तो कंपोज कहाँ पाया जाएगा? ब्राजील में पाया जाएगा। ये सवाना तुल्य घास का मैदान है और उष्णकटिबंधी घास का मैदान भी इसे कहते हैं। अब यहाँ पे छोटी छोटी कटीले वन भी पाए जाते हैं इसी कंपोज में, इसे कटिंगाज या कटिंग्स बोलते हैं। अब ब्राजील के इस भाग में काफी खेती की जाती है। तो दूसरे अगर हम उत्तरी साइड में थोड़ा सा चलेंगे, साओ फ्रांसिस्को के उत्तर में, तो यहाँ वर्षा इस भाग की अपेक्षा कम होती है। यहाँ 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और यहाँ पे किसकी खेती की जाती है? तो गन्ना की खेती की जाती है। यहाँ पे काफी की खेती की जाएगी, यहाँ पे गन्ना की खेती की जाएगी। यहाँ कम वर्षा होती है तो जिससे घास का मैदान जो उगता है उसे कंपोज बोलते हैं। यहाँ कटीली झाड़ियां जो उगती हैं उसे कटिंग्स बोलते हैं। तो ये पूरा हो गया आपका ब्राजील की पूर्वी उच्च भूमि। अब अमेजन देखेंगे, ये नदी निकल रही है पेरू से निकलते हुए आके आपको कहाँ गिर रही है? ब्राजील से बहते हुए तो ये अटलांटिक महासागर में गिर रही है। अब भूमध्य रेखा के नजदीक होने के कारण
यहाँ गर्मी ज्यादा होती है और यहाँ बरसात भी बहुत ज्यादा होती है। और बरसात के बहुत अधिक होने से यहाँ घने घने लंबे चौड़े पत्तीदार वृक्ष पाए जाते हैं। इन वृक्षों को सेलवास कहते हैं और ये इतने सघन हैं कि ऊपर से देखने पे आप नीचे की वस्तुओं को देख नहीं सकते हैं। अतः यहाँ का और यहाँ पे इन जंगलों में जाना भी बहुत दुर्गम है, इसलिए ये व्यापारिक रूप से इनका ज्यादा लाभ नहीं उठाया जा सका है। अतः यहाँ पे इन क्षेत्रों में अधिकतर देखेंगे तो आप पशुपालन होता है। अब इसके अगर आप दक्षिण में आते हैं, ब्राजीलियन उच्चभूमि के दक्षिण में आते हैं, तो आपको एक मैदान मिलेगा पंपास। अब पंपास क्या है, तो ये शीतोष्ण कटिबंधी घास का मैदान है। मकर रेखा के दक्षिण में और उधर कर्क रेखा के दक्षिण में जब जाते हैं तो शीतोष्ण कटिबंध मिलता है। जलवायु वाले चैप्टर में पूरा इस पर चर्चा की जाएगी। ये जो घास का मैदान है ये शीतोष्ण कटिबंधी घास का मैदान है और इस घास के मैदान में गेहूं की कृषि के लिए पर्याप्त जलवायु दशाएं पाई जाती हैं, इसलिए यहाँ गेहूं का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। यहीं पर अर्जेंटीना में रोजेरियो से लेकर बहिया ब्लांका तक का जो क्षेत्र है ये गेहूं की अर्धचंद्राकार पट्टी के रूप में जाना जाता है। और जिस क्षेत्र में औसत वर्षा और ठंडी रहती है वहां गेहूं का उत्पादन होता है, और जहां वर्षा निम्नतम हो जा रही है इस क्षेत्र में उसमें लोग पशुपालन का उत्पादन करते हैं। पशुपालन करते हैं जो दुग्ध उत्पादन और मांस उत्पादन के लिए यूज किया जाता है। अब इसके दक्षिण में आएंगे तो आपको मिलेगा एक पेंटागोनिया का मरुस्थल। पेंटागोनिया का मरुस्थल एक गिरिपदी मरुस्थल है। गिरिपदी क्या, तो एंडीज पर्वतमाला के गिर में, एंडीज पर्वतमाला के आप देखेंगे सतह पर गिर में होता है पर्वत, पदी मतलब उसके निचले साइड में, तो गिरिपदी इसको बोल सकते हैं। गिरिपदी मरुस्थल है और एक ऐसा मरुस्थल है, शीत मरुस्थल है, क्योंकि भूमध्य रेखा से हम किस तरफ जा रहे हैं तो ध्रुवों की तरफ जा रहे हैं और यहाँ वैसे भी ठंडी पाई जाती है। यहाँ खनिजों का पर्याप्त भंडार पाया जाता है, लेकिन ये वृष्टि छाया प्रदेश में पाया जाता है। वृष्टि छाया प्रदेश क्या है, तो इधर देखिए, इधर है एंडीज पर्वतमाला। अब इधर से समुद्र से जो हवाएं उठती हैं तो एंडीज पर्वतमाला से टकरा के जब ऊपर उठेंगे तो इस क्षेत्र में तो वर्षा करती हैं, लेकिन जब दूसरे क्षेत्र में नीचे उतरती हैं, हवाएं नीचे उतरती हैं तो वो गर्म हो जाती हैं, जिससे उनकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है और यहाँ वर्षा नहीं हो पाती है। इसलिए ये वृष्टि छाया प्रदेश में आता है। जब वर्षा नहीं हो पाती तो यहाँ के लोग पशुपालन का काम करते हैं। अब इसी में आप आइए, अटाकामा मरुस्थल आप देख रहे होंगे, ये चिली में आपको इधर देखिए तट पर एक मरुस्थल दिख रहा होगा, अटाकामा मरुस्थल। अटाकामा मरुस्थल की विशेषता क्या है, तो ये विश्व का शुष्कतम मरुस्थल है। इसका विस्तार कहां पाया जा रहा है, तो अधिकतर भाग चिली में पाया जा रहा है, कुछ भाग पेरू में भी पाया जाता है, अधिकतर पार्ट इसका चिली में पाया जाता है। इसमें मुख्यतः दो खनिजों का, एक तो कॉपर और दूसरा नाइट्रेट का पर्याप्त भंडार मिलता है। और कॉपर का उत्पादन यहाँ पर चुक्किक माटा एक स्थान है, वहां से कॉपर का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है। अब लगभग जितने भी भौतिक विभाजन में जितने भी इसकी मेन पॉइंट थे सब पर हमने परिचर्चा कर ली है। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे कि यहाँ की नदियों से पहले हम देख लेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से स्थान फेमस हैं और किस लिए फेमस हैं, कौन से खनिजों के लिए फेमस हैं या किस स्थान की क्या विशेषता है, इस पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। और इसके बाद जो भी वीडियो आएंगे उसमें नदियों पे चर्चा करेंगे, अन्यत्र जो भी चीजें बचेंगी उस पर हम चर्चा करते रहेंगे। अब और इस वीडियो को आपसे अपेक्षा की जाएगी कि आप सब्सक्राइब करेंगे और अपने मित्रों के बीच में इसे शेयर करेंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके और हमारा मनोबल भी बढ़ सके। धन्यवाद।